हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है भाई E20 वर्ल्ड कप की। तो माना जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप से $1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू उनको देखने को मिलेगा, जिसमें से 90% जो रेवेन्यू आने वाला है वो जियो स्टार से आएगा, जो डोमेस्टिक ब्रॉडकास्टिंग डील इन्होंने करी है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी भाई अब वर्ल्ड कप खेलने की बातें कर रहा है। जो पहले मना कर रहा था अब वो आ रहा है, क्योंकि भाई पैसे भी तो मिलने हैं। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान मैचेस की बात करके चले तो रिपोर्ट्स के हिसाब से $250 मिलियन से ज्यादा एक गेम के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। अगर 2-3 मैच होते हैं तो भाई पता नहीं ये तो कितना पैसा आ जाएगा। और अभी एस्टिमेटेड है 1 बिलियन। खत्म होने दो, उसके बाद बात करेंगे नंबर कहाँ निकल के आते हैं। बाकी अडानी जी की बात करके चले तो कुछ सही होता है, उसके बाद में कुछ बुरी खबर आई जाती है। तो यूएस गवर्नमेंट ने एक्यूज किया है कि इन्होंने ईरान सैंक्शंस का वायलेशन किया है। और ये अभी की बात नहीं है, जून 2023 की बात करी जा रही है कि इन्होंने ईरान से एलपीजी इंपोर्ट करी है। इसके अलावा ब्राइबरी का केस तो है ही कि अडानी ग्रुप ने भाई पैसे वैसे खिलाए थे यूएस ऑफिशियल्स को। अडानी ग्रुप ने डिनाई कर दिया है। अब लेट्स सी क्या होता है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइम के बाद में अडानी ग्रुप के ऊपर भाई नेगेटिव खबरें आती रहती है। बाकी बाबी की नेशन की बात करके चले तो गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर किया है कि आप जो सर्विस फीस चार्ज करते हो उसको भाई बंद करो। ये ₹335 मैंडेटरी चार्ज करते हैं भाई, जो कि सर्विस चार्ज होता है। और वो सर्विस चार्ज बेसिकली जो इनका स्टाफ होता है उन्हीं के पास में जाता है। तो उसको हटाने की बात करी जा रही है। अगर कोई देना चाहेगा तो भाई दे देगा टिप अपने हिसाब से, पर बाबी के नेशन में भाई टिप्स वगैरह नहीं चलती है। हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि अगर आप चाहो तो सर्विस चार्ज हटवा सकते हो। यहाँ पे किसी भी ब्रांड को मैंडेट नहीं किया गया कि भाई सर्विस चार्ज हटाना ही है आपको। ये ब्रांड टू ब्रांड चॉइसेस है। बट अगर आप एज ए कस्टमर खुश नहीं हो और सर्विस चार्ज हटवाना चाहते हो तो आपके लिए वो पॉसिबल है। मुझे याद है मैं एक 5 स्टार होटल के अंदर गया था, रोहिणी के अंदर ही, अपनी वाइफ के साथ में डिनर डेट के ऊपर। तो वहां का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज्यादा खराब था। मतलब ये मान लो वाहियात खाना था, वाहियात सर्विस थी, बहुत डिले आ रहा था। तो जब मेरा फाइनल बिल निकल के आया, मैंने कहा भाई मैं सर्विस चार्ज पे नहीं करूंगा, हटा दो। तो वो लड़ने लग गए, कहता भाई सर्विस चार्ज तो आपको देना पड़ेगा, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, हम कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। और ये ज्यादा लंबी बात नहीं है, अभी रिसेंट टाइम्स की है, मतलब 2 साल टाइप्स होगी मान के चलो। अगर मैं ट्वीट डाल देता तो उस ब्रांड के साथ में बहुत नुकसान हो सकता था, बट मैंने नहीं किया। बट मान के चलो एज अ कंज्यूमर आपके पास में पावर है कि अगर आप चाहो तो सर्विस चार्ज को मना कर सकते हो। अब कौन मानता है नहीं मानता वो सवाल है भाई। बाकी बारबी नेशन की अच्छी हालत नहीं चल रही है। आईपीओ निकाला था, 200 से ज्यादा आउटलेट्स हो चुके हैं इनके। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इनका रेवेन्यू घटता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा इन्होंने 27.79 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। लॉसेस बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू घट रहे हैं, और ऊपर से तो अब ये सर्विस चार्ज वाला बवाल आ गया है, तो इस चक्कर में ये भी हटता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो पहले 100 में से 100 ऑर्डर्स पे सर्विस चार्ज लगता था। अब कितने लोग वॉलंटरी देना पसंद करेंगे? मैं कहता हूँ हायर चांस है 20%, 30%। और क्या वो इतना बड़ा अमाउंट देंगे? ₹335 पर ऑर्डर दिया जाएगा? आई डाउट। मेरे हिसाब से अगर आप ₹1000 का ऑर्डर करते हो तो इंडिया में ₹100 एक बड़ा अमाउंट है। 10% इज अ बिग अमाउंट। बाकी देखो क्या होता है। इस पे बारबी नेशन में मैंने बहुत सदियों पहले एक वीडियो बना रखी है, जहाँ पे मैंने बताया था कैसे आप बुफे में पैसा रिकवर करते हो। बाकी मैं वीडियो आगे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली वीडियोस आपके लाता रहता हूँ। बाकी BYD की बात करके चले तो उन्होंने लॉ सूट फाइल कर दिया भाई यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑटो टैरिफ को लेके कि भाई आप हमारे साथ में गलत कर रहे हो। पहली भाई कंपनी है ये चाइना की साइड से अगर देखा जाए जो कि यूएस के ऊपर केस कर रही है। BYD डायरेक्टली पैसेंजर ईवीज नहीं बेचते हैं यूएस के अंदर, बट वो बसेस को, कमर्शियल व्हीकल्स को इंपोर्ट करती है। इसके अलावा बैटरीज हो गई, एनर्जी स्टोरेज हो गई, या फिर सोलर पैनल्स हो गए, उन सब के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चक्कर में BYD ने ये वाला सीन किया। देखो चाइना के अंदर उनका मार्केट शेयर कम हो रहा है। अब होप ये था कि वो ग्लोबली एक्सपैंड करेंगे। चाइना बेस्ड कंपनी होने के चक्कर में बहुत जगह पे उनको एंट्री नहीं मिल पा रही, बहुत ज्यादा नुकसान होने को मिल रहा है। अब यूएस के अंदर एक बहुत ही बेहतर वैल्यू प्रोपोजिशन उनकी हो सकती है, बट यूएस वाले चाइनीज ब्रांड होने के चक्कर में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं उनके ऊपर। तो बेचारे करे तो करे क्या। बाकी इंडिया में भी आने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आ पाते हैं। बाकी बांग्लादेश की बात करके चले तो उन्होंने जीरो टैरिफ डील साइन करी है कुछ स्पेसिफिक टेक्सटाइल ट्रेड्स के ऊपर। ये भाई बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई है। अभी इंडिया ने ट्रेड डील साइन करी थी जहां पर टेक्सटाइल हमारा बांग्लादेश से नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि एक अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन थी। अभी भी अगर देखा जाए 19% इनका टैरिफ कर दिया है, जो कि इंडिया से भी थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो आपको दूर से चीजें अच्छी लग रही है, बट कुछ स्पेसिफिक टेक्सटाइल और अपैरल्स के ऊपर जीरो टैरिफ कर दिया गया है। अगर यूएस से कॉटन मंगाई जाती है या सिंथेटिक फाइबर मंगाया जाता है और उसका माल बना के बेचा जाता है तो भाई टैरिफ नहीं लगेगा। हाँ, वॉल्यूम बेस्ड है कि अगर इतनी वॉल्यूम होगी तभी ये चीज काम करेगी, बट कहीं ना कहीं
ये बांग्लादेश के लिए अच्छी चीज है भाई, और होना भी था, ऐसी डील तो आनी ही थी क्योंकि वहां की सरकार तोड़ी गई है तो कुछ तो बेनिफिट देना था। इसके अलावा गूगल की बात करके चले तो $20 बिलियन वो डॉलर बॉन्ड से रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो इनके जो बॉन्ड्स है ना वो 100 ईयर टाइप्स भी हो सकते हैं, मतलब बहुत लंबे लंबे बॉन्ड होने वाले हैं जहां पर यील्ड दे रहे हैं, और बहुत लंबे लंबे, मतलब 2026 वाले भी बॉन्ड्स है, 40 साल वाले भी बॉन्ड है। रिपोर्ट्स की मान के चले तो 100 साल वाले बॉन्ड्स भी ये इशू कर सकते हैं। अभी जो बॉन्ड है ना, एक तरह से मान लो मार्केट से लोन लिया जा रहा है, बैंक से नहीं ले रहे, लोगों से ले रहे हैं कि भाई ये मेरा बॉन्ड है, ये एक वादा है कि मैं तुमको इतने % ब्याज पे इतने टाइम के अंदर ये पैसा चुका दूंगा। और यूएस डॉलर बॉन्ड का मतलब क्या है, मैं डॉलर के अंदर ही चुकाऊंगा। अब ये ना हो कि भाई जब तक की बातें चल रही है 40 साल की 100 साल की, तब तक यूएस डॉलर की वैल्यू ना रह जाए, या फिर ये भी हो सकता है 100 साल तक क्या पता गूगल टिकेगी ना, कुछ भी पॉसिबल है भाई। गूगल कोई बहुत पुरानी कंपनी भी नहीं है, हजारों साल पुरानी है, 100-200 साल पुरानी कंपनी नहीं है, ये 2000s की बनी हुई कंपनी है, .com बबल के आसपास की बनी हुई कंपनी है, लेस देन 30 ईयर्स वाली कंपनी है ये, और अपनी एग्जिस्टेंस से भी ज्यादा टाइम के लिए ये पैसा मांग रहे हैं। रिस्की है या नहीं है पता नहीं भाई। बाकी मिस्टर बीस की बात करके चले तो उन्होंने स्टेप बैंकिंग ऐप को एक्वायर कर लिया है। ये जो ऐप है ये जेंजी फोकस सेविंग और इन्वेस्टिंग के अराउंड काम करती है। अब मिस्टर बीस कह रहे हैं कि भाई वो फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं जेंजी को, यूथ को, जो कि उनको नहीं मिल पाई जब वो बड़े हो रहे थे। मेरे हिसाब से भाई बहुत ही जबरदस्त फाइनेंशियली एजुकेटेड बंदे हैं वो। कितने इंडिया में यूट्यूबर है जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं, टशन मारने लग जाते हैं, ठीक है वो उनका बिजनेस मॉडल है, पर अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मिस्टर बीस को देखो क्या बिजनेस आईपीस क्रिएट कर रहे हो, जितना पैसा बिजनेस से कमा रहे हैं उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन का ही नतीजा है ना। हाँ पीआर तो थोड़ी सी दूर वाली बात है, बट है तो फाइनेंशियल एजुकेशन ही ना। बाकी गुजरात गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने स्टारलिंक के साथ में हाई स्पीड इंटरनेट की डील साइन कर ली है, जहां पर जो स्पेसएक्स की सब्सिडरी है वो सैटेलाइट बेस हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, जो रिमोट एरियाज है, बॉर्डर एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है, और ऐसे एरियाज है जहां पर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया चीज है, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी स्टारलिंक की जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। आप क्या बात कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, वो सारे डेटा को यूज कर सकते हैं। तो क्या वो इंडिया के अंदर भी लागू होगा, क्या उसके ऊपर कुछ बात हुई है या नहीं हुई है, नो आइडिया। इसके अलावा एंट्रोपिक ने एंट्रोपिक के ऊपर केस कर दिया है। एंट्रोपिक जो कि इंडिया की एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर के अराउंड काम कर रही है, और उन्होंने केस किया है जो यूएस वाली एंट्रोपिक है जो एआई के अराउंड काम कर रही है, क्लॉड की जो पेरेंट कंपनी है। उनका कहना है कि भाई 2017 से हम इस नाम का यूज कर रहे हैं, और अब एंट्रोपिक वाले इंडिया के अंदर आ रहे हैं, उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है और हमको नुकसान हो रहा है। तो जो कंपनी है उन्होंने कहा है कि भाई एक तो पहली बात हमको लोग जाने, ये जो कंफ्यूजन हो रखी है इसको दूर किया जाए, साथ में डैमेजेस के अंदर 1 करोड़ का इन्होंने केस ठोक दिया है। बाकी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है। एंट्रोपिक चाहे तो एंट्रोपिक को खरीद सकता है, मतलब बाहर वाला इंडिया वाले को खरीद सकता है, सिर्फ इस आर्ग्यूमेंट को खत्म करने के लिए, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई कंपनी 1 करोड़ के आसपास का केस कर रही है तो सेटलमेंट के लिए ये 2-4-5 करोड़ में मान जाएगी और सेटल हो सकती है बात, दोनों का फायदा होता हुआ दिखाई देगा। बाकी मारिको की बात करके चले तो उन्होंने 75% शेयर्स बाय कर ली है स्किन एटिक के अंदर 261 करोड़ के अंदर। अब ये है क्या, ये वियतनाम बेस एक कंपनी है जो कि स्किन केयर के अराउंड काम कर रही है। प्रोडक्ट का नाम है कैंडिड, वियतनाम के अंदर लग्जरी क्लिनिकल ब्रांड है ये। कंपनी का रेवेन्यू 45 करोड़ का था अगर कैलेंडर ईयर 23 की बात करके चले, और कैलेंडर ईयर 25 तक आते आते पिछले साल की बात कर रहा हूँ 152 करोड़ पे जाता हुआ दिखाई दिया। तो मारिको ने भाई इस डील के अंदर ये कहा है कि अभी 75% ले लिया है, 25% हम फाइनेंशियल ईयर 28 के बाद लेंगे अगर ये माइलस्टोन पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। बाकी ये जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ना, अभी ये स्किन केयर वगैरह में घुस रहे हैं, और ये भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कि आप ब्रांड बना के इनके लिए ब्रांड बना के तैयार करके बेच सकते हो। बाकी पेट केयर स्टार्टअप सुपर टेल्स की बात करके चले तो $30 मिलियन रेस करे इन्होंने। 2021 में शुरू हुई थी, अभी की बात है, मुझे अभी तक याद है जब ये ब्रांड शुरू हुआ था, हमने न्यूज वेविंग के स्टार्टिंग राउंड्स को कवर किया था। इन्होंने सीड के अंदर $2.6 मिलियन रेस करे थे, सीरीज ए के अंदर 10 मिलियन,
सीरीज डी आते आते $15 मिलियन रेस करे हैं। टोटल अगर फंडिंग की बात करके चले तो $51 मिलियन पे पहुंच गई है। और ये जो पैसा रेस किया गया है इससे क्लिनिक नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा, होम वेट सर्विस को दिया जाएगा जहां पर घर पे ही वैक्सीनेशन वगैरह हो जाएगी। और ये हम डॉग्स वॉग की बात कर रहे हैं, जानवरों की बात कर रहे हैं। बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू 108 करोड़ को पार करता हुआ दिखाई दिया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। अच्छा खासा राइज है, जो नंबर पहले 64 करोड़ के आसपास था वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, बट लॉसेस भी बढ़े। पहले जहां 41 करोड़ के आसपास के लॉसेस थे वो 52.47 करोड़ पे जाते हुए दिखाई दिए। बट ठीक है, मार्केट बना रहे तो इतना पैसा तो जलाना पड़ेगा ही, और ये बड़ी मार्केट बनेगी भाई, बता रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे घर पे भी 2 कुत्ते हैं भाई, और मुझे पता है कि खर्चे कितने हो जाते हैं। बाकी नॉइज की बात करके चले तो वो प्रॉफिटेबल होता हुआ दिखाई दिया है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। बट भाई ये प्रॉफिटेबिलिटी कंसोलिडेशन का पार्ट है आईपीओ से पहले, समझ लो इस बात को। जल्दी इनका आईपीओ आने वाला है, रिपोर्ट्स की मान के चले तो ये और बोट दोनों आईपीओ निकालने के प्लान में थे। बोट वाले तो रुक गए हैं, तो नॉइस वालों का आईपीओ आ सकता है। कहा जा रहा है 1500 करोड़ के आसपास का आईपीओ देखने को मिलेगा। बट नंबर्स देखो ना, इनका जो रेवेन्यू है वो 24.3% घटता हुआ दिखाई दिया है, एक्सपेंसेस भी 25% घटे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट 3.2 करोड़ का प्रॉफिट अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा मार्केट शेयर लूज किया है। अब दो चीजें हो सकती है, एक एक्चुअली मार्केट शेयर लूज किया है, मतलब इनकी प्रोडक्ट की डिमांड कम होती हुई दिखाई दी है, और प्रॉफिट निकल गया क्योंकि एक्सपेंसेस कम थे इसलिए। अगर ये वाली स्टोरी है तो दिस इज नॉट गुड। दूसरा रीजन ये हो सकता है, एक कॉन्शियस कॉल थी कि हम अपने खर्चों को कम करेंगे अनाप शनाप और प्रॉफिटेबिलिटी की डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि भाई आईपीओ निकालना है उनको। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखोगे इनका जो एबिटा मार्जिन है वो इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, और बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव नहीं हुआ है, 0.28% से 1.67% पे ही पहुंचा है। बट यूनिट इकोनॉमिक्स वहीं के वहीं है, जो पहले 1 रुपीज 2 पैसा खर्च करते थे अभी भी उतना रुपए ही खर्च कर रहे हैं। दिस मीन्स जो मैं कह रहा हूं पहला वाला केस, कि ये मार्केट एक्चुअली लूज करी है, ये प्रॉफिट लाने के लिए कंसोलिडेशन नहीं किया गया है, वरना ये यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव होते हुए दिखाई देते। बाकी आरओसीई इनका पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, 7.31% है, जो कि एक अच्छी चीज है। दूसरी साइड पे इनके जो करंट एसेट है वो घटते हुए दिखाई दिए है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के करंट एसेट्स नहीं घटने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, जो हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली। बाकी जब आईपीओ आएगा ना तब एक बार डिस्कशन करेंगे इसके डिटेल के अंदर, थोड़ा नंबर वंबर्स आ जाएंगे ना आईपीओ के अंदर, डीआरएचपी के अंदर बहुत सारा कुछ आता है, तो जब आएगा तो उसको पढ़ेंगे तब बात करेंगे इस बारे में। बाकी ऊपर से तो भाई थोड़ी सी रेड साइन से दिखाई दे रहे हैं। बाकी फोन पे की बात करके चले तो उन्होंने 1444 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। यहाँ पर भी देखो कहानी थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है, इनका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बात करके चलूँ तो 22% का राइज है, दिस इज वेरी गुड। बट एक्सपेंसेस भी 30% बढ़ते हुए दिखाई दी है, तो ये कहानी अच्छी नहीं है, जिसके चक्कर में नेट लॉसेस भी 20% बढ़ते हुए दिखाई दी है। एडजस्टेड एबिटा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि भाई 254 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर लिया है, बट नेट लेवल पे 1444 करोड़ का लॉस है, दिस इज नॉट राइट। बाकी अगर आपके घर पे सोलर पैनल लगा हुआ है तो एक अच्छी खबर है, गवर्नमेंट अब अलाउ कर रही है कि कंज्यूमर अपनी बिजली अपने आप को बेच सकते हैं, अपने दोस्तों को बेच सकते हैं। ये बढ़िया चीज है, मोबाइल ऐप से दो। अगर घर पे सोलर पैनल लगा है, आप उतना यूटिलाइज नहीं कर पाते तो आप बिजली जनरेट कर रहे हो, और जितनी आपके पास में बच रही है, नॉर्मली वो हमेशा क्रेडिट में ऐड हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो सोलर पैनल लगा हुआ है वो 10 यूनिट जनरेट करता है हर टाइम, पर हमारे घर का यूटिलाइजेशन उतना नहीं है। हमारे घर का मान लो 3 का यूटिलाइजेशन है, और रात के टाइम पे या फिर मिड टाइम पे चीजें वेरी करती है। तो नेट महीने का मान के चलो मेरे पास में 500 यूनिट हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो इसमें होता क्या है, वो 500 यूनिट मेरे ऐड हो जाती है, ऐड होती चली जाती है, ऐड होती चली जाती है। अगर फ्यूचर के अंदर मैंने ज्यादा लोड लिया, जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियां आ गई, जैसे अभी सर्दियां चल रही है तो उतनी यूनिट नहीं लग रही, जब गर्मियां आएगी तो एसी ज्यादा चलेगी, ऐसी चीजें होगी, तो वहां पर मैं उसको माइनस कर सकता हूँ। पर यहाँ पर एक और ऑप्शन निकाल दिया गया है कि भाई मैं ऐप से ही, मेरे पास जो 500 यूनिट पड़ा है, क्योंकि कई केसेस के अंदर ये भी हो सकता है यूटिलाइजेशन कम हो और पावर जनरेशन ज्यादा हो, तो भाई यूपीआई की तरह ट्रांसफर कर सकता हूँ अपने दोस्त को, उसको भेज सकता हूँ, उसके बाद वो क्रेडिट आ जाएगा और वो यूज कर लेगा, मेरा भी काम हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा। तो इसको पीयर टू पीयर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग कहा जा रहा है। तो जिन लोगों को ट्रेडिंग करने का शौक है भाई, ये एक पॉजिटिव ट्रेडिंग वाला बिजनेस है जिसमें आप पैसा कमा सकते हो। और इसके लिए आपके पास में घर होना चाहिए, छत होनी चाहिए या जमीन होनी चाहिए, और ये हर जगह पे नहीं लागू हुआ है। अभी इसको दिल्ली के अंदर और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा सा टेस्ट किया जा रहा है, 1000 कंज्यूमर के ऊपर इसको टेस्ट करके देख रहे हैं, जहां पर कुछ फार्मर्स भी है, कुछ स्मॉल बिजनेस भी है। अगर ये थ्योरी सही रही तो इसको स्केल पे लॉन्च किया जाएगा। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि इंडिया का एआई समिट होने वाला है, उसी के अंदर इसका अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई देगा। बाकी ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो भाई सेबी ने डेटा रिवील किया है कि 1 लाख करोड़ रुपया फ्यूचर एंड ऑप्शन
ट्रेडिंग के अंदर फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर रिटेल ट्रेडर्स ने लूज किया है, एंड दिस इज नॉट अ जोक भाई, बहुत बड़ा नंबर है भाई। और मैं बोल रहा हूँ ये सट्टा ही है, मैं कर रहा हूँ फ्यूचर ऑप्शन, मतलब है ये स्टॉक मार्केट नहीं कर रहा, मैं क्रिप्टो कर रहा हूँ, क्योंकि वो हाईली वॉलेटाइल है और वहां पे आप बहुत ही जल्दी गरीब हो सकते हो और बहुत ही जल्दी अमीर भी हो सकते हो। तो मैं एक तरह से सट्टे की तरह खेलता हूँ उसको, और किस्मत की खा रहा हूँ ये मान के चलो। जहां ट्रेंड जा रहा होता है, जो मन कर रहा होता है वो लगा देता हूँ, बस मेरे तुक्के के विन परसेंटेज ऊपर है और मेरी इसलिए कहानी सही दिख जाती है। बट कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 2-3 महीने जो मेरे को ट्रेड करते हुए है, ये भाई सट्टा ही है। बहुत बड़ी बड़ी फोर्सेज है जो मैनिपुलेट करती है मार्केट, जिसके चक्कर में नॉर्मल बंदे डूब जाते हैं। अगर आपको करना है किसी को तो स्पॉट वॉट किया करो, ये फ्यूचर ऑप्शन के चक्कर में ना, लेवरेज के चक्कर में बहुत लोग डूबते हैं। बाकी फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करके चले, दिसंबर 20 तक के डेटा की बात आ रही है, जो पार्टिसिपेशन है वो घटता हुआ दिखाई दिया है बहुत ही ड्रास्टिकली, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, एक अच्छा साइन है। यहाँ पे एक और चीज देखी जा रही है कि जो इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट है वो कैश मार्केट से तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी डीमेट अकाउंट्स की भी बात करके चले, 36 लाख डीमेट अकाउंट जनवरी के महीने में खुलते हुए दिखाई दिए। ये हाईएस्ट मंथली फिगर है अगर सालों की बात करके चले तो। भाई मार्केट इतनी वॉलेटाइल चल रही है, आईपीओस भी उतने ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं, फिर भी रिटेल इन्वेस्टर घुसा पड़ा भाई, मार्केट रिबाउंड कर देगी, ये कर देगा। और भाई अब मार्केट शेयर देखो ग्रो का कहां से कहां पहुंच गया है, ये अभी पीछे थे सबसे जीरोधा से, और अच्छे लेवल पे। जीरोधा एकदम मार्केट लीडर था एक अलग लेवल का, और अभी आप देखो कैसे ग्रो बढ़ रहा है भाई। मैं कह रहा हूँ 1-2 महीने का ही खेल रह गया, एंजल वन भी जीरोधा से आगे आता हुआ दिखाई देगा। बाकी जीरोधा वाला को ये कहना है कि भाई हमारे पास बंदे चाहे कम हो गए, हमारे पास क्वालिटी है, क्लीन लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे ऑपरेट करते हैं, इसलिए हमारा बिजनेस ज्यादा बेटर है। बट भाई जो भी बात कहो, ग्रो ने काम तो बढ़िया किया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज की बात करके चले तो वो 14% घटते हुए दिखाई दिए हैं जनवरी के अंदर, 24,000 करोड़ के आसपास जाते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे फंड कहाँ से जा रहा है और कहाँ पे आ रहा है, आपको एक क्लियर इंडिकेशन देखने को मिलेगा। भाई अभी के टाइम पे फ्लेक्सी कैप फंड से पैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा पैसा भी लगा हुआ है। अगर देखोगे ओवरऑल ज्यादातर लोग फ्लेक्सी कैप में ही डालते हैं, जहां पे इक्विटी भी आ गया, डेट भी आ गया। घटने के बाद भी ये कैटेगरी बहुत ऊपर है। अगर मैं फोकस फंड्स की बात करके चलूं, मतलब स्पेसिफिक कैटेगरी स्पेसिफिक चीजों के ऊपर, तो वो 47% बढ़ते हुए दिखाई दिए। मतलब ये वाली इंडस्ट्री बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक काम करते हैं तो हमको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। लार्ज कैप के अंदर भी 28% का राइज आया है। मिड कैप और स्मॉल कैप घटते हुए दिखाई दिए। देखो मैं इसका भी गेम बता देता हूँ आपको, कहानी क्या है। मिड कैप स्मॉल कैप अगर आप देखोगे नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज कैप से बड़ा है, पर ओवरऑल देखा जाए तो लार्ज कैप में राइज देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ, जब भी मार्केट कंडीशन खराब होती है ना, तो लार्ज कैप एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपको इक्विटी मार्केट में ही रहना, मान लो निकलना नहीं है, आप अपना पैसा इन्वेस्टेड ही जाते हो कहीं ना कहीं पे, तो जब मार्केट आपको लग रहा हो रिस्की है तो लार्ज कैप में चले जाओ, कि लार्ज कैप बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे क्रैश नहीं करता, स्मॉल कैप बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे क्रैश करता है, और मिड कैप थोड़ा मीडियम लेवल पे करता है। लार्ज कैप में आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई 40-50% एकदम पैसा उड़ता हुआ दिखाई देगी या कंपनी बंद होती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट स्मॉल कैप में तो कई बार लिक्विडिटी नहीं होती, मतलब बढ़ तो गया 50%, 100% या आपका 1000%, आप बेचने के लिए जा रहे हो, कोई खरीदने के लिए नहीं बैठा मार्केट में। तो इस चक्कर में लार्ज कैप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। बाकी एसआईपी इनफ्लोज की बात करके चले तो 31,000 करोड़ पे रही है जनवरी के अंदर। एसआईपी इनफ्लो एक तरह से स्टेडी ही रह रहा है। ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए 17% का ग्रोथ देखने को मिला है जनवरी के अंदर ही। बाकी हमारी मार्केट की बात करके चले तो कल भी भाई पॉजिटिव ही दिखाई दी है। लगातार 3 दिन हो गए मार्केट को पॉजिटिव रहते हुए। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला सीन हो जाता है भाई, इसका भी ध्यान रखना। ऑल्दो अगर आप देखोगे मार्केट कहने को ऊपर है, पर फ्लैटर ही कह सकते हैं मार्केट को। बाकी ओवरऑल मार्केट देख लो आप कैसी रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ हाफिज, गुड मॉर्निंग। जब भी वीडियो देखें, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।